एवं भूमि एवं सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल पदभार संभालने के बाद से एक्शन में हैं। उन्होंने कहा कि कल विभाग के मामलों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। लंबे समय से चले हड़ताल के कारण कई मामले लंबित भी हैं, जिसे स्पेशल ड्राइव चलाकर जल्द पूरा किया जाएगा। विभाग में अभी कल हमें बैठना है, फिर विभाग किस परिस्थिति में है, क्या क्या अभी काम करना है, कल हम उसकी समीक्षा करेंगे। तब तक मैंने सभी पदाधिकारी और कर्मचारी को निर्देश दिया है कि जो अभी हड़ताल लंबे समय से चल रहा था, तो बहुत मामला म्यूटेशन का, परिमार्जन का काफी लंबित है, और उस लंबित मामले को स्पेशल ड्राइव चला करके कैसे जल्द से जल्द लोगों को और उसका काम पूरा कर सकें, इसका जो है पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करना है, जिससे कि आम जनता को तुरंत सुविधा प्राप्त हो। और वहीं बिहार में नई सरकार के गठन के बाद कला संस्कृति मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने अश्लील भोजपुरी गानों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि अश्लील, जातिगत और रंगदारी वाले गानों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाएगी। भोजपुरी गायक छोटू छलिया ने सरकार के फैसले का स्वागत किया और कहा कि ऐसे गानों से समाज पर गलत असर पड़ता है। उन्होंने अश्लील गाने रिलीज करने वाले प्लेटफॉर्म्स पर भी कार्रवाई की मांग की है। कलाकारों ने समाज हित में पारिवारिक और संस्कारी गीतों को बढ़ावा देने की अपील की। एकदम घातक है समाज के लिए। सबसे बड़ी बात है कि मंत्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिए कि अभी के डेट में कोई अश्लील गाने नहीं बज रहे हैं। अभी कौन सा गाना बज रहा है, वो मंत्री बने हुए हैं और खास करके बिहार के रहने वाले हैं प्रमोद महाजन जी, तो उनको प्रमोद चंद्रवंशी जी से मैं निवेदन करूंगा कि अश्लील गाने नहीं बज रहे हैं। आप बढ़िया से इसको गहन से एक बार सोचिए क्या बज रहा है। अब इसको दोषी एक आदमी थोड़ी ही जिम्मेदार होता है, इसमें सभी आदमी दोषी, सुनने वाले, बजाने वाले, गाने वाले, इसको रिलीज करने वाले। पहले अपने आप में परिवर्तन करना पड़ेगा, उसके बाद आप मानते हैं कि इससे समाज में दोष फैल रहा है? बिल्कुल भी लगातार जातिगत गाना आ रहा है। ये नहीं है कि केवल एक सिंगर गा रहे हैं, सारा के सारा सिंगर लोग जातिगत गाना गा रहा है, जातिवाद कर रहा है लोग। आप एक को उंगली नहीं उठा सकते हैं कि एक ही सिंगर जातिवाद कर रहा है, पूरा इंडस्ट्री का सिंगर जातिवाद कर रहा है। तो इस पर रोक लगाने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल है, हम रोक लगना चाहिए। मोतिहारी से बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। बापू धाम स्टेशन से रेस्क्यू किया गया है, बच्चों का रेस्क्यू हुआ है। आरपीएफ चाइल्ड हेल्पलाइन की कार्रवाई हुई है, जहां से बच्चों का रेस्क्यू किया गया। एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया और 21 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है। पढ़ाई के नाम पर बताया जा रहा है कि इनको भागलपुर ले जाया जा रहा था। मानव तस्करी के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। 21 नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू हो चुका है, एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। आरपीएफ ने एफआईआर दर्ज करते हुए जब नाबालिग बच्चों से बात की तो ये जानकारी मिली कि सभी नाबालिग बच्चों को मोतिहारी के चांदमारी होटल में रखा गया था और उन्हें पढ़ने के नाम पर यहां पर लाया गया था। उनको भागलपुर ले जाना था। बच्चों को ले जाने वाले व्यक्ति फोंसेस क्रिस पोटा रांची का रहने वाला बताया जा रहा है। सभी बच्चे आदिवासी समाज से ताल्लुक रखते हैं। किसी भी बच्चे के पास कोई पहचान पत्र नहीं है। वैसी स्थिति में चाइल्ड हेल्पलाइन को बच्चे सौंप दिए गए और जीआरपी मामले में जुट गई है। ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि आदिवासी समाज से आने वाले नाबालिग बच्चों को धर्म परिवर्तन करने के मकसद से भागलपुर ले जाया जा रहा था। एक्चुअली एनजीओ है और आरपीएफ है, वो लोग 21 बच्चों को रेस्क्यू किया था और अल्टरटाई के लिए हमें दिया है। आगे की कार्रवाई के लिए अनुसंधान किया जा रहा है। क्या मामला है, बच्चे को रेस्क्यू आखिर क्यों किया गया है? कोई शिकायत वगैरह मिली थी या बच्चे की तस्करी की जा रही थी? वो तो अनुसंधान में आएगा। उन लोग जैसे आरोप लगा रहे हैं कि बच्चे हॉस्टल में रहते थे और उसको बिना लाइसेंस के हॉस्टल में रख करके और उसको पढ़ाने का काम कर रहे थे। और भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में हुई गोली कांड में घायल नगर सभापति राजकुमार गुड्डू की इलाज के दौरान मौत की खबर आई है। उनके निधन की खबर मिलते ही सुल्तानगंज में शोक की लहर है। पार्थिव शरीर पैतृक आवास पहुंचने पर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उत्तर वाहिनी गंगा घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम दर्शन के दौरान लोगों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी है और स्थानीय लोगों ने राजकुमार गुड्डू की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की है। से मधुर संबंध, अच्छा व्यवहार रखते थे और सामाजिक कार्यकर्ता शुरू से रहे। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य भी रहे,
भारतीय जनता पार्टी के जो है वो वरीय पदाधिकारी भी थे और समर्पित थे। इनका एक इच्छा था कि सुल्तानगंज का जब हम सभापति बने हैं तो यहाँ का एक ऐसा विकास हो जो पूरे विश्व के लोग यहाँ आते हैं उनको अच्छा से अच्छा सुविधा दिया जा सके। और चलिए बात पटना की खबर की करते हैं, जहां डीडीयू से झाझा तक तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने की तैयारी तेज हो चुकी है। रेलवे ने करीब 17,000 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की डीपीआर तैयार कर रेलवे बोर्ड को भेज दी है। मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। लगभग 400 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट में डीडीयू से किऊल तक तीसरी और चौथी लाइन, जबकि किऊल से झाझा तक तीसरी लाइन बिछाई जाएगी। निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए परियोजना को कई छोटे रेलखंडों में विभाजित किया गया है। पटना के अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, न्योरा, उसके अलावा जो है झाझा किऊल रूट लाइन पे नई रेल लाइन जो है वो बिछाने को लेकर के डीपीआर तैयार किया गया है। और रेलवे से जो जानकारी मिली है इसके मुताबिक नई रेल लाइन की मंजूरी के लिए रेलवे बोर्ड को भेज दिया गया है। और बताते चलें कि रेलवे द्वारा जो किऊल से झाझा तक तीसरी रेल लाइन का डीपीआर तैयार किया गया है और मंजूरी के लिए रेल बोर्ड को भेजा गया है। वहीं जो है मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। इसके अलावा हम बात करें पंडित दीनदयाल उपाध्याय से दानापुर तक तीसरी और चौथी लाइन का निर्माण होगा। इसके अलावा पटना से फतुहा तक तीसरी रेल लाइन का निर्माण होगा। और इधर हम बात करें नेवरा जो डुमरी दनियामा के रास्ते फतुहा तक चौथी रेल लाइन बिछेगी। फतुहा से किऊल तक जैसा हमने पहले बताया कि तीसरी और चौथी लाइन का निर्माण होने को लेकर के डीपीआर तैयार करके रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। किऊल से झाझा के बीच तीसरी रेल लाइन का जो है वो निर्माण किया जाएगा। और बताते चले कि रेलवे से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक डीडीयू से झाझा के बीच 17,000 करोड़ से लगभग 400 किलोमीटर में तीसरी और चौथी रेल लाइन का निर्माण किया जाना है। इससे डीडीयू से किऊल तक तीसरी और चौथी रेल लाइन जो है वो बिछेगी, जबकि किऊल से झाझा तक सिर्फ तीसरी लाइन का निर्माण किया जाना है। परियोजना को कई हिस्सों में बांटा गया है। इसमें रेलवे बोर्ड द्वारा जो है चरणबद्ध तरीके से मंजूरी दी जा रही है। निर्माण कार्य को लेकर के सुगमतापूर्वक और तेजी से पूरा करने के लिए डीडीयू से दानापुर, दानापुर से फतुहा, फतुहा से बख्तियारपुर, बख्तियारपुर से पुनारख, पुनारख से जो है किऊल और किऊल से झाझा को छोटे छोटे रेल खंड में बांटा गया है। और प्रथम चरण में फतुहा से बख्तियारपुर तक 24 किलोमीटर जो है, बख्तियारपुर से पुनारख तक 30 किलोमीटर और पुनारख से किऊल तक जो है 50 किलोमीटर की स्वीकृति रेलवे बोर्ड से मिल गई है। तो बताते चले कि रेल की जो है वो संख्या बढ़ रही है, लगातार रेलवे यात्रियों की संख्या बढ़ रही है और इस कारण से रेल लाइन भी जो है उसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के निर्णय लिया गया और फिर डीपीआर तैयार करके रेलवे बोर्ड को भेजा गया। उसमें से कुछ जो रेल रूट पे नई रेल लाइन बिछाने को लेकर के मंजूरी स्वीकृति जो है वो मिल गई है और जल्द ही निर्माण कार्य जो है वो शुरू किया जाएगा। बाकी के लिए जो रेलवे बोर्ड है वो आगे निर्णय लेगा कि किस रूट पर और कितनी किलोमीटर की लंबाई तक जो है वो तीसरी और चौथी रेल लाइन जो है वो बिछाई जाए। इसको लेकर के निर्माण कार्य जो है वो होंगे जब मंजूरी मिलेगी। तो फिलहाल अगर हम बात करें पटना से झाझा किऊल तक जो है वो तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने को लेकर स्वीकृति मिल गई है, मंजूरी मिल गई है और जल्द ही निर्माण कार्य जो है वो शुरू कर दिए जाएंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अगली खबर भागलपुर से, जहां पूर्वी बिहार की लाइफलाइन माने जाने वाले विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने के बाद पुल पर आवाजाही पूरी तरीके से बंद है। सरकार और जिला प्रशासन सेतु की मरम्मत में जुटे हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम क्षतिग्रस्त हिस्से पर 3.5 मीटर चौड़ा बेली ब्रिज तैयार करेगी, जिससे कि जल्द छोटी गाड़ियों का परिचालन शुरू किया जा सकेगा। अधिकारियों के अनुसार 1 महीने के भीतर बेली ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा। हालांकि सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही शुरू होने में अभी समय लगेगा। विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त होने के बाद से ही सेतु पर आवाजाही पूरी तरह से बाधित है। जिला प्रशासन और सरकार क्षतिग्रस्त हिस्से को जल्द से जल्द दुरुस्त करने में जुटी हुई है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से सेतु पर सन्नाटा पसरा हुआ है, जबकि इस वक्त अमूमन इस सेतु पर गाड़ियां फर्राटा भरती हुई नजर आती थी, लेकिन घटना के बाद से पूरी तरह से जो सेतु पर वाहनों का आवाजाही है उसे जिला प्रशासन की ओर से बंद कर दिया गया है। राहत भरी खबर है कि बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम भागलपुर पहुंच गई है और क्षतिग्रस्त हिस्से का वो जायजा लिया जा रहा है और जल्द ही जल्द क्षतिग्रस्त हिस्से पर 3.5 मीटर चौड़ा बेली ब्रिज बनाया जाएगा, जिसके बाद से
सेतु पर पहले छोटी वाहनों की आवाजाही शुरू की जाएगी और उसके बाद पूरी तरह से इस सेतु को चालू करने में अभी वक्त लगेगा। फिलहाल जो है बेली ब्रिज का निर्माण शुरू किया जाएगा, इसके लिए भी तकरीबन 1 महीने का वक्त लग सकता है। उसके बाद सामान्य रूप से इस सेतु पर वाहनों की आवाजाही के लिए लोगों को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन राहत भरी खबर है कि बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम जल्द से जल्द क्षतिग्रस्त हिस्से पर बेली ब्रिज का निर्माण करने जा रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। तो भागलपुर में विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त होने के बाद वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद है। कभी तेज रफ्तार वाहनों से गुलजार रहने वाला पुल अब बच्चों के खेल का मैदान बन चुका है। शाम होते ही बच्चे यहां पर क्रिकेट खेलने, साइकिल चलाने के लिए पहुंच जाते हैं, जबकि कई लोग सैर के लिए पहुंच रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब बच्चों को डर के बिना खेलने की आजादी मिल चुकी है। हालांकि पुल बंद रहने से व्यापार, आवागमन और दैनिक जीवन पर काफी असर हुआ है। और बंगाल चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में झालमुड़ी का क्रेज बढ़ा दिया है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही इसका असर पूर्णिया में भी देखने को मिला, जहां बंगाली समुदाय के लोगों ने बाड़ी हाट स्थित लक्ष्मी मंदिर में झालमुड़ी खाकर जश्न मनाया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, युवा और स्थानीय लोग शामिल हुए। बंगाल में 10 रुपये की झालमुड़ी ने भाजपा को सत्ता में ला दिया है और इसके बाद से पूरे देश में झालमुड़ी का क्रेज बढ़ गया है। और आप देख सकते हैं कि आज ही बंगाल में भाजपा ने सत्ता संभाली है और पूर्णिया के बाड़ी हाट लक्ष्मी मंदिर में आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से झालमुड़ी बट रहा है। नहीं, झालमुड़ी दिल में जैसे बैठ गया हो मोदी जी के कारण। हमारे मोदी जी ने जो बंगाल चुनाव में जाकर झालमुड़ी खाया, गरीबों का स्नेह और प्यार जीता, तो हमारे प्रधानमंत्री जी का देन है, जो कि 10 रुपए का झालमुड़ी खा करके पूरे देश में झालमुड़ी का इतना नाम हो गया है, जो कि आज हमारे बिहार का पूर्णिया बाड़ी हाट वार्ड नंबर 21 में भी झालमुड़ी के लिए देख रहे हैं कि भीड़ कितनी जो कि संख्या में उमड़ रहा है। बहुत बड़ा संदेश दिया है। हिंदू खुल के जय श्री राम बंगाल में बोल पा रहे हैं। एक 10 रुपए का नोट ने इतना बड़ा काम किया है जो 500 रुपए का आमलेट ने वो काम नहीं किया था। रेट बढ़ गया है मोदी जी का। ये झालमुड़ी से पूरा बंगाल हम जीत चुके हैं और आगे भी हम पंजाब जीतने जा रहे हैं। सब मोदी जी का रीजन है खाने का। अच्छा, मोदी जी के कारण खा रहे हैं। ऐसे तो झालमुड़ी नहीं खाते थे, मगर आज मोदी जी के कारण हम लोग को झालमुड़ी खाने के लिए मिला। मोदी जी तो सबसे सर्वश्रेष्ठ आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से लोगों में उत्साह है और यहाँ पर पूर्णिया में कई जगह झालमुड़ी की पार्टी चल रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के चुनाव में 10 रुपये का झालमुड़ी खाकर एक पूरे देश में एक बड़ा संदेश दिया है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, पूर्णिया। और हजारीबाग से बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। 4 वाहनों की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत की खबर। घटना में 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और घटना के बाद से अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना स्थल पर राहत बचाव का काम शुरू किया जा चुका है। घायलों को अस्पताल भेजा जा रहा है। दुर्घटना के कारणों की जांच हो रही है। आपको बता दें कि गोरहर थाना क्षेत्र का ये मामला है। और चाईबासा से अगली बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने पत्र लिखा। केंद्रीय इस्पात मंत्री को यह पत्र लिखा गया है। गोवा सेल खदान के टेंडर में घोटाले का आरोप वो लगा रही हैं। पत्र लिखकर जांच की मांग उठाई है। दरअसल ये पूरा मामला 10 करोड़ रुपए के भुगतान के आरोप को लेकर लगाया जा रहा है और ये लेटर लिखा गया है पूर्व सांसद की तरफ से, जिन्होंने केंद्रीय इस्पात मंत्री को एक लेटर लिखा और गोवा सेल खदान के टेंडर में घोटाले की बात वो कह रही हैं। पत्र लिखकर अब जांच की मांग उठाई है। हम लोगों ने इस बात को लेकर के, क्योंकि अब काफी गंभीर मामला है और इसमें कई लोग इसमें संलिप्त है, इसमें कई बड़े अधिकारी, सेल के पदाधिकारी लोग संलिप्त है, इसलिए हम लोग इसका जांच का भी हम लोग मांग किए हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। और हमने इस निमित्त आज इस्पात मंत्री, केंद्रीय मंत्री जी को भी चिट्ठी लिखा है और उनको भी हमने इसकी सूचना दी है कि यहाँ पर इस तरह के वित्तीय अनियमितताएं हो रही हैं और मजदूरों का शोषण हो रहा है, वहाँ इस क्षेत्र के लोगों का शोषण हो रहा है। तो हमने इस संबंध में चिट्ठी भी लिखा है।
और अगली देशी नंबर से उन्हें धमकी भरा मैसेज आया है और एल्विश अभी लाफ्टर सेफ का शो कर रहे हैं। शो की शूटिंग के चलते अभी एल्विश गुरुग्राम से बाहर हैं। एल्विश के परिवार के मुताबिक धमकी में कहा गया है कि 2 दिन में पैसे नहीं देने पर गोली मार दी जाएगी। मामले की जानकारी सेक्टर 56 थाना पुलिस को दे दी गई है और मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। और देखिए, इससे पहले 17 अगस्त 2025 को बदमाशों ने एल्विश यादव के घर पर फायरिंग की थी। 3 बाइक पर आए बदमाशों ने करीब 24 राउंड गोलियां चलाई थी। इस मामले में गुरुग्राम की सेक्टर 56 थाना पुलिस ने केस भी दर्ज किया और घटना में एल्विश के घर के दरवाजे, खिड़कियां और छत की सीलिंग तक पर गोलियों के निशान देखे गए। पुलिस जांच में सामने आया कि गौरव और आदित्य नाम के 2 बदमाशों ने फायरिंग की थी, जिसके लिए दोनों को 50-50 हजार रुपए दिए गए थे। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में बाढ़ प्रबंधन और हीटवेव की तैयारियों को लेकर एक हाई लेवल बैठक करेंगे। इस बैठक में देश भर में संभावित बाढ़ और भीषण गर्मी से निपटने की तैयारियों की व्यापक समीक्षा होगी। साथ ही केंद्रीय एजेंसियों की मुस्तैदी, अर्ली वार्निंग सिस्टम और संसाधनों की तैनाती पर चर्चा की जाएगी ताकि समय रहते किसी भी बड़ी चुनौती से निपटा जा सके। और बात अब तमिलनाडु की भी करते हैं। तमिलनाडु के लिए आज का दिन काफी अहम है। तमिलनाडु को आज उसका 9वां मुख्यमंत्री मिल चुका है। टीवीके चीफ सी जोसेफ विजय सीएम के तौर पर शपथ ले चुके हैं और तमिलनाडु में नए मुख्यमंत्री के रूप में थलापति की शपथ ग्रहण को लेकर चेन्नई में जबरदस्त उत्साह दिखा। थलापति के शपथ ग्रहण में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी पहुंचे थे और विजय की शपथ से पहले सड़कों पर नेहरू स्टेडियम के बाहर, जहां विजय शपथ लेने वाले थे, प्रशंसकों का सैलाब दिखाई दिया। 59 साल बाद पहली बार तमिलनाडु में गैर डीएमके एआईएडीएमके सरकार बन पाई है। राज्य की 2 प्रमुख पार्टियां, द्रविड़ पार्टियां ये हैं। डीएमके और एआईएडीएमके के लगभग 6 दशकों से चले आ रही बारी बारी के शासन का अंत हो चुका है और उनके साथ ही 9 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण कर ली है, जिसमें टीवीके के कुछ वरिष्ठ नेता शामिल हैं। विजय के एक गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने जा रहे हैं विजय, जिसमें कांग्रेस एक सहयोगी के रूप में शामिल हो रही है। देखिए, शपथ ग्रहण के बाद विजय खुद मंच से सेल्फी लेते हुए नजर आए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। अगले महीने सैप जवानों की बहाली की खबर है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। पुलिस मुख्यालय ने तैयारी पूरी कर ली है। बिहार में नई सरकार पूरी तरीके से एक्शन में है। रोजगार के अवसर खोले जा रहे हैं। 1 से 6 जून तक बहाली के लिए दौड़ होगी। प्रमंडलवार रैलियों का आयोजन किया जाएगा। रोजगार के अवसर खोले जा रहे हैं। 15,821 पदों के लिए ये बहाली की जाएगी। रोजगार और नौकरी के साथ ही सरकार पुलिस को भी चुस्त और दुरुस्त करने की तैयारी में है और इसी कड़ी में जून के पहले हफ्ते में सैप जवानों की बंपर बहाली की खबर है। देखिए, 15,821 पदों पर सैप की बहाली की जाएगी, जिसको लेकर पुलिस महकमे ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इस बहाली में पूर्व सैनिकों को भी मौका मिलेगा। दानापुर कैंट में 1 से 6 जून तक प्रमंडलवार रैलियां की जाएंगी और इस बहाली में शामिल होने के लिए बिहार का निवासी होना भी अनिवार्य है। और वहीं बिहार में विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव का बिगुल जल्द बजने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। 28 जून को 9 सीटें खाली हो रही हैं, जबकि नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद 1 सीट पहले से ही खाली है और ऐसे में इन सभी 10 सीटों पर चुनाव की तैयारी शुरू की जा रही है। जल्दी तारीखों का देखिए ऐलान कर दिया जाएगा, इस तरीके की जानकारी है। माना जा रहा है कि मई के आखिरी हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। 28 जून से पहले सभी 10 सीटों पर एमएलसी का चुनाव करा लिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर पटना से आपके सामने रख रहे हैं। ये बड़ी जानकारी पटना से। फतुहा थाना क्षेत्र के पटना बख्तियारपुर 4 लेन पर सड़क हादसा हो गया। सड़क किनारे गड्ढे में ट्रक जा पलटा। बक्सर से पूर्णिया जा रहा स्प्रिट लदा एक ट्रक मिट्टी में धंसने से सड़क किनारे गड्ढे में जा पलटा। हादसा इतना जबरदस्त था कि ट्रेलर ट्रक का इंजन एक झटके में चेचिस से अलग होकर दूर जा गिरा। हादसे में ट्रेलर ट्रक का ड्राइवर केबिन में फंस गया। 4 लेन पर हुए इस हादसे के बाद स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए और पुलिस को भी जानकारी दी गई। पुलिस की मदद से काफी मशक्कत के बाद केबिन से फंसे हुए ड्राइवर को सकुशल बाहर निकाला गया। भैया पूर्णिया के माल था और गाड़ी हम साइड में लगाए। 1-2 अपना यहाँ पे ड्राइवर भाई थे, सोचे कि चाय वो पी के उनके साथ भेंट करके चलते हैं।
और जब तक चक्का जो है कि किनारे हो गया, और किनारे होने की वजह से गाड़ी धीरे धीरे पलटी हो गई। क्या नाम है आपका? मृत्युंजय गिरी। कहाँ से गाड़ी आ रही थी? बक्सर से आ रही है। और जाना कहाँ था? पूर्णिया बिहार। इसमें क्या लोड था? स्प्राइट 250। और लखीसराय